जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान में 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। ठीक है, कल से आप लोग का बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम शुरू होगी। पहला पेपर हिंदी का होगा। मैं माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी कल की पेपर बेहतर बीते, सब पेपर आपका बहुत बेहतर बीते। कहीं ना कहीं आपकी मेहनत करके जा रहे हैं उसकी सफलता आपकी कदम चूमे और आपकी मेहनत बिहार बोर्ड के पेपर में रंग लाए। ठीक है, मैं माँ सरस्वती से कामना करूंगा कि आपकी पेपर सबसे बेहतर बीते। कल से जो प्रक्रिया शुरू हो रही एकदम बढ़िया से जाइए, बढ़िया से लिखिए, किसी भी प्रश्न को छोड़िएगा मत। ठीक है, और जो भी लघु उत्तरीय प्रश्न की चर्चा करिएगा उसके नीचे 2 लाइन छोड़कर फिर दूसरा क्वेश्चन की चर्चा करिएगा, ताकि कॉपी भरा हुआ लगेगा और दिखने से सुंदर लगेगा। इस बात पर आप लोग ध्यान रखेंगे। और जहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगी तो वहाँ पे अंडरलाइन कर देंगे कि यहाँ से मेरा लिखना खत्म हो गया, उसके आगे हम नहीं लिखे हैं। जहाँ तक आप लिखेंगे, जहाँ तक समर्थ रहेंगे। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे समवर्ती सूची क्या है। ये प्रश्न बिहार बोर्ड कई बार पूछ चुका है या इसी क्वेश्चन करता है, समवर्ती सूची का क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा, केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्व रखने वाली विषयों को एक सूची बनाई गई है, जिसे समवर्ती सूची कहते हैं। जैसे बिजली, विवाह, शिक्षा, समाचार पत्र, वन इत्यादि, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। इस सूची में कुल 47 विषय हैं। ठीक है, याद रखेंगे। समवर्ती सूची में क्या होता है कि समवर्ती सूची केंद्र और राज्य सरकार के लेकर एक सूची बनाई जाती है, उसी को समवर्ती सूची कहा जाता है। इसमें अगर राज्य सरकार की कानून और केंद्र सरकार की कानून दोनों कानून आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे केंद्र सरकार की जो कानून होता है उसको जीत दी जाती है और राज्य सरकार के कानून को जीत नहीं दी जाती है। यानी इसमें सबसे अधिक शक्ति किसमें होता है तो केंद्र सरकार में होता है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। हमेशा प्रश्न बिहार बोर्ड पूछते हैं हमेशा कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। सीधे कहेंगे, बिना परिश्रमिक के जबरन कार्य करने वाले मजदूर को बंधुआ मजदूर कहते हैं। यह प्रथा भारत में काफ़ी प्राचीन काल से प्रचलित है। जमींदार बिना परिश्रमिक दिए ही गरीबों से दिन भर काम करवाते थे। अब यह प्रथा समाप्त हो गया है। सही बात है, बंधुआ मजदूर की बात देखी जाती है। अगर आपके घर पे कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, कार्य कर लेने के बाद उसको आप पैसा नहीं दे रहे हैं तो उस मजदूर को हम बंधुआ मजदूर कहेंगे, जबकि ये सरासरी गलत बात है। ऐसा किसी भी मजदूर के साथ नहीं करना चाहिए। और आपके पास कोई काम कर रहा है तो आपका धर्म बनता है कि उसकी पारिश्रमिक दे देना, उसकी मजदूरी दे देना, ताकि उसका भी परिवार है भाई, वो भी अपने परिवार को लेकर कार्य कर रहा है तो एक कार्य उनको पैसा दे देना चाहिए। ठीक है, बंधुआ मजदूर पहले प्रथा थी, लेकिन ये प्रथा समाप्त हो गई है, अभी भी कुछ जगह पे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जानेंगे, औद्योगिकरण ने किस प्रकार उपनिवेशवाद को जन्म दिया। देखिए भाई, सीधी सी बात है, औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप नए नए फैक्ट्रियों की स्थापना ने कच्चे मालों की मांग बढ़ा दी, जिसके कारण कई राष्ट्र को अपना उपनिवेश बनाया गया। इस प्रकार औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद का जन्म दिया। सही बात है, जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में सर्वप्रथम आई थी तो इंग्लैंड में आने के दौरान नए नए कंपनियां बैठी। उस कंपनी को चलाने के लिए उसके पास कच्चा माल नहीं था, तो उस कच्चा माल के लिए इन्होंने भारत का उपनिवेश बनाया, भारत को उपनिवेश बनाया, फ्रांस को उपनिवेश बनाया और पुर्तगाल को उपनिवेश बनाया। उपनिवेश बनाकर इन्होंने अपने कंपनी को शुरुआत की। तो इस तरह पर हम कह सकते हैं कि औद्योगिकरण ने उपनिवेशवाद का जन्म इसी प्रकार दिया। ना औद्योगिकरण आती, ना भारत गुलाम होता, ना फ्रांस गुलाम होता। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, तापीय प्रदूषण को परिभाषित करें। ये भी प्रश्न कई बार बिहार बोर्ड पूछते हैं, आपके किताब के अंदर के प्रश्न होंगे। ठीक है, सीधे कहेंगे, उद्योगों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में प्रदूषण होता है, उसे ही तापीय प्रदूषण कहते हैं। एकदम सिंपल भाषा याद रखेंगे। उद्योग यानी कंपनी हो गया, और ताप घरों से जितने भी गर्म जल होता है उसको हम लोग ठंडा नहीं करते हैं, और
डायरेक्ट डाल देते हैं तालाब में या नदी में, तो डालने से क्या होता है कि उसमें जितने जल होते हैं वो भी गर्म हो जाते हैं और प्रदूषण के रूप ले लेते हैं, उसी ही तापीय प्रदूषण कहा जाता है। कभी कभी देखे होंगे कुछ लोग घर के जो माताएं बहनें होती है घर के नाली में गर्म पानी डाल देती है, तो गर्म पानी डालने से तो तापीय प्रदूषण होगा, उसमें कितने कीड़े मकोड़े होंगे, मर भी जाएंगे और महकेंगे तो प्रदूषण की स्थिति उत्पन्न भी हो सकती है, ये भी बात होती है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, लास्ट प्रश्न होंगे आज के लिए, आर्थिक नियोजन को परिभाषित करें। इसका उत्तर होगा आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करने ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। ठीक है, भारत में आर्थिक विकास के श्रेय नियोजन को ही दिया जाता है, याद रखेंगे। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है आपकी स्थिति को बनाए रखने के लिए कौन कौन से कार्य करने चाहिए। तो सीधे कहेंगे किसी भी देश की स्थिति को बनाए रखने के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है ताकि देश में विकास हो सके, उसी को तो आर्थिक नियोजन कहते हैं ना। और आर्थिक विकास का श्रेय नियोजन को ही दिया जाता है, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है उसकी श्रेय आर्थिक नियोजन को ही दी जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसको आपके एग्जाम के लिए बहुत मेहनत से क्वेश्चन लिखी जा रही है, ये कहीं ना कहीं प्रश्न 2024 के पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा। एक बार देख कर पछताओ, पूरे जीवन इसी तरह पछताए रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माँ शारदे कहाँ तो मीना बजा रही।